दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में। आज का जो सेशन है फिर एक बार एमसीक्यू लेके आए हैं। अभी लगातार आपके लिए एमसीक्यू लेकर ही आएंगे, क्योंकि जो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं उनकी डिमांड है कि एमसीक्यू लेके आना है। और हमारे को व्हाट्सएप पर भी जो मैसेज करते हैं वो भी यही बोलते हैं कि एमसीक्यू लेके आना है। और जो एमसीक्यू हम देते हैं आपको फ्री क्लासेस है ये। लेकिन अगर आप सेम क्लास लोगे तो आपको यूट्यूब पे पेमेंट भी मिल जाएगा ये। लेकिन हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारी फ्री क्लासेस लें और क्लर्क बने। तो अब बिना देरी किए हुए अभी शुरू करते हैं सेशन को। और एमसीक्यू अंत तक देखें, क्योंकि एमसीक्यू में जो क्वेश्चन है वो सब मिक्सअप हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एग्जामों में आगे पहले पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं लगातार लेके आता हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं क्वेश्चन निकाल निकाल के, क्योंकि मैं पार्टिकुलर बैंक का तो लाता नहीं, क्योंकि इसमें कई सारे बैंक होते हैं। खैर पीएनबी वाले बोल रहे हैं सर हमारे ले लाओ, उनके लिए भी लाऊंगा मैं। लेकिन अभी जो मिक्सअप है आप उसको चलने दें। तो शुरू करते हैं फिर। आज आज का जो पहला क्वेश्चन है which which of the following investment do not give guarantee on return for capital। इनमें से कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जो भाई रिटर्न की गारंटी नहीं देता। अब जैसे कई आते हैं फ्रॉड कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे, आप हमारा जैसे पीपीएफ वाले बोलते हैं हम तुम्हारे को 7% का रिटर्न देंगे, एफडीआर वाले बोलते हैं 5% का देंगे, एनएससी वाले बोलते हैं फुल फॉर्म भी देखते रहना। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें जो म्यूचुअल फंड है ना, ये म्यूचुअल फंड कोई गारंटी नहीं देता रिटर्न कैपिटल की। वो ज़्यादा भी दे सकता है और कम भी दे सकता है। अभी आपने मेरे को ये बताना है, मैंने कल वाली क्लास में बताया कि जो म्यूचुअल फंड है इसको कौन रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, आपने मेरे को ये बताना है। मैंने कल वाली क्लास में बताया है। तो पहले वाले का आंसर है म्यूचुअल फंड। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हिली एरियाज एंड डिफिकल्ट एरियाज द मिनिमम मेंबर ऑफ एसएचजी। एसएचजी होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसकी फुल फॉर्म होती है कैन बी। अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया है, गांव में जाओ, पहाड़ी क्षेत्र में जाओ आप, तो उसमें जो मिनिमम जो मेंबर हैं वो कितने हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट 5। इसमें 5 मेंबर हो सकते हैं मिनिमम। वैसे अगर आप नॉर्मली देखोगे तो अगर आप नॉर्मल इसमें 10 से 20 मेंबर होते हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ी एरिया में जाओगे वहाँ घर दूर दूर होते हैं, मेंबर कम होते हैं, तो उसमें 5 से लेके और 10 तक। लेकिन इसका आंसर है 5। 5 से लेके 10 तक मेंबर हो सकते हैं मिनिमम। 5 भी हो सकते हैं और 10 तक मेंबर हो सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल अंडर एग्रीकल्चर क्रेडिट। इनमें से जो नीचे लिखे गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर के क्रेडिट में आता है। फार्म क्रेडिट पहला ऑप्शन है, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी सर्विसेज या ऑल अबव। तो इसमें से जो चारों ऑप्शन है वो एग्रीकल्चर में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल अबव। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें और आराम से उसका आंसर दें। वीडियो को पॉज करके देखें। अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर पॉज करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें अगर आप वीडियो को पॉज करके देखते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, इन प्रायोरिटी सेक्टर्स लोन सर्विस चार्जेस नॉट कैरिड इज द लोन अमाउंट अप टू रुपीज़। अगर आपने प्रायोरिटी सेक्टर में आपने लोन ले लिया है
तो कितने रुपए तक के लोन पे आपको चार्ज नहीं लगेगा। ये है मेरा कहने का मतलब कि अगर आपने लोन लिया तो उसमें चार्जेस लगते हैं। तो आपने कितने रुपए तक का लोन लिया है कि उसमें चार्जेस नहीं लगेंगे। पहला ऑप्शन है 25,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है 1 लाख और चौथा है 25। ये सेम 25-25 हो गए। ठीक है भाई, तो इसका आंसर फर्स्ट और फोर्थ है। 25,000 तक का आप लोन लेते हो तो आप पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना कि अगर आपने 25,000 तक का लोन लिया है तो आप पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अगला है हाउ मेनी सेक्शन इन एनआई एक्ट। जो एनआई एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डेली इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा और पेपर में भी आपको मिलेगा कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये 1881 का है। पहले तो आपको ये ध्यान देना है 1881 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनआई। इसमें कितने सेक्शन हैं? 148, 147, 150 और 151। तो इसमें है 148 सेक्शन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 148 सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एन आई। इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए आपको धीरे धीरे और प्यार से बताया जाता है ताकि आप आसानी से पढ़ सको। और जो मेरे से जुड़े हैं, मेरी कोशिश रहती है बंदे को फर्श से अर्श तक ले जाना, नीचे से ऊपर तक ले जाना, ताकि हर एक को मौका मिले और हर एक आदमी को क्लर्क बन सके। मैं यही कामना करता हूँ आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है एज लिमिट ऑफ APY अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में उम्र सीमा कितनी है? 18 से 40 साल तक, 21 से 40 साल तक, 21 से 50 और 18 से 50। इसमें उम्र सीमा अटल पेंशन योजना ये है ऑप्शन नंबर ए। 18 से 40 साल तक के जो जितने भी बीच के हैं आदमी, उनके लिए ये योजना लागू है, अटल पेंशन योजना। ठीक है भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द ई रुपीज़। ई रुपीज़ का मतलब आप समझते होंगे होता है इलेक्ट्रॉनिक रुपी। रुपी रुपए नहीं है, रुपी है, ठीक है। और ये जो ई रुपी है ये एक डिजिटल करेंसी है, ये बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया है? वैसे लॉन्च इसको RBI ने किया है, लेकिन जो डेवलप की बात आती है तो ऑप्शन नंबर ए NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने इसको डेवलप किया है ई रुपी को, ठीक है। समझ गए भाई दोस्तों। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो रेनबो क्रांति है, इंद्रधनुष क्रांति इसको हिंदी में बोलते हैं। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? फूलों से, सब्जियों से, दूध से या फलों से? किस यदि पिछले किसी पेपर में पूछा गया है तो जो रेनबो क्रांति है वो फूलों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। फ्लावर प्रोडक्शन से संबंधित है रेनबो। ठीक है भाई। ओके नेक्स्ट। थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आवाज़ आपको ऐसे मिलेगी और गलती होती है तो माफ़ कर देना। अगला क्वेश्चन है फीस पेबल फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI। अगर आपने RTI लगा दिया है, चाहे आपने किसी भी फील्ड में लगाया, चाहे बैंक में लगाया, चाहे घर पे लगाया, तो उस पर कितने रुपए चार्ज लगेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग है 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, कोई फीस नहीं लगेगी। RTI तो RTI में लगते हैं 10 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने RTI लगानी है तो उस पर आपको 10 रुपये लगेंगे।
और आप RTI लगा सकते हो। आप किसी भी चीज़ की, अगर आपको किसी भी चीज़ की रिपोर्ट चाहिए तो आप 10 रुपये लगा के RTI लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क कैटेगरी ऑफ कस्टमर डीलिंग इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। जो रिस्क कैटेगरी होती है वो 3 होती है, मैं बता देता हूँ आपको, और मैंने पहले भी ये क्लास ले रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये वाली कैटेगरी होती है हाई, लो और मीडियम। तीन तीन कैटेगरी होती है रिस्क की। तो इनमें से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ये किस कैटेगरी में शामिल है, तो ये बताना आपने कि ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो किस कैटेगरी में शामिल है। हाई, लो, मीडियम है, तीनों। तीनों कभी हो नहीं सकती, एक ही होगी अलग अलग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये हाई रिस्क में आता है। आपने सामान का लेन देन किया, पैसे का लेन देन किया, तो हाई रिस्क में आता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन अलाउड अगेंस्ट टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट। यानी टैक्स सेविंग जो टर्म डिपॉजिट है उसमें कितना % लोन अलाउड है। 50%, 75%, 100% और कैन नॉट ग्रांट। इसका आंसर है कैन नॉट ग्रांट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट। जो MMID होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि MMID में कितने डिजिट होंगे। तो MMID में ऑप्शन है 7, 5, 9 और 10। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, MMID में 7 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ एजुकेशन लोन टू क्वालिफाई एंड PSL। मतलब एजुकेशन लोन के लिए जो लिमिट है PSL के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। PSL बोले तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कि मैक्सिमम एजुकेशन लोन लेता है तो उसमें कितनी है, तो है 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो मैक्सिमम है इसमें 20 लाख। आप 20 लाख से ज़्यादा एजुकेशन लोन की क्वालिफाई PSL के थ्रू नहीं कर सकते। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आपको मैंने बताया था प्ले लिस्ट में है सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, PPF आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम अमाउंट कितना है, 1000 रुपये, 100 रुपये, 250 या 500। तो सीनियर सिटीजन में मिनिमम अमाउंट है 100 रुपये। अगर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है PPF में कितना है और सुकन्या में कितना है। ये दो आपके लिए होमवर्क है कि PPF और सुकन्या में मिनिमम और कितना है मिनिमम अमाउंट। अगला क्वेश्चन है, कैश आउट ऑफ एनी ATM ऑफ मोर देन 10 आवर्स। अगर किसी भी ATM में 1 महीने के अंदर 10 घंटे रुपए नहीं होते तो उस बैंक पर कितनी पेनल्टी होती है, पर ATM पर कितनी पेनल्टी होती है। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 10,000, 5,000, 25,000 या कोई पेनल्टी नहीं लगती। तो इसका आंसर आपने मेरे को, चलो मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है 10,000 रुपये। अगर किसी भी ATM में 10 घंटे नहीं 10 घंटे 10,000, ऐसे याद कर सकते हैं आप उसको। 10 घंटे 10 घंटे और 10,000।
अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसेंटिव पेबल टू बैंक बाय आरबीआई फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स। अगर आरबीआई करेंसी चेस्ट को कॉइन्स देता है तो उसको कितना इंसेंटिव देता है एक बैंक पे। इंसेंटिव बोले तो जैसे आप बैंक में नौकरी करते हो और जब अप्रैल का महीना आता है तो आपको इंसेंटिव दिया जाता है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है बैंक का वो आपको दिया जाता है। फिर बोलते हैं बैंक में 13 महीने की सैलरी मिलती है, तो जितना जितना हिस्से में आता है, किसी का 10,000, 20,000, 30,000 सैलरी के अकाउंट, तो इंसेंटिव होता है। तो अगर आरबीआई ने कॉइन्स दे दी कि भाई इन कॉइन्स को आपने देना है, तो पर बैग कितना परसेंट इंसेंटिव देती है आरबीआई बैंकों को, तो 65%, 15%, 25 या 75। तो इसका आंसर है 65%। 65% इंसेंटिव पर बैग देती हो, एक बैग पे 65%। अगला क्वेश्चन है, एज पर आरटीआई एक्ट इंडियन सिटीजन कैन सीक इंफॉर्मेशन व्हेन इन ऑर्डर देन, कि इसका मतलब हिंदी में ये है कि भारत का कौन सा जो कोई भी नागरिक है वो आरटीआई कितनी एज तक लगा सकता है, ये है इसका हिंदी में मतलब कि कितनी एज तक आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप अपने अधिकार को जान सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है बैंक में, क्या हो रहा है कहाँ, उसको बोलते हैं आरटीआई। कि कब तक आरटीआई लगा सकते हो आप, 18 साल तक, 21 साल तक, 60 साल तक, कोई लिमिट नहीं है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप आरटीआई कभी तक भी लगा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन केसीसी की फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड, व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस इज क्रेडिटेड। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड में कौन से टाइप का चार्ज लगता है जब आप उसको क्रेडिट करते हो, तो इसका ये 3 ऑप्शन तो है नहीं इसमें, एक ही ऑप्शन है हाइपोथेकेटेड। हाइपोथेकेटेड ये वाला चार्ज इसमें लगता है जब आप क्रेडिट करते हो। खाली आपको उसको याद करने की ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा जानने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है, इतना डीप आएगा नहीं वैसे। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ अंडर पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने अगर ले लिया है तो उसका रिपेमेंट पीरियड कितना है। ऑप्शन है 20 साल, 10 साल, 15 साल या 30 साल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 साल। प्रधानमंत्री आवास योजना का रिपेमेंट जो पेबैक पीरियड है वो है 20 साल का। अगला क्वेश्चन है, सीटीआर रिपोर्टेड इज रिक्वायर्ड बी सबमिटेड। जो सीटीआर की जो रिपोर्ट होती है वो किसको सबमिट करता है अपना सीटीआर रिपोर्ट। पहला ऑप्शन है FIU, IND, RBI, GOI, IB। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, आपको मैंने कल बताया था। तो इसको सबमिट करता है वो रिपोर्ट, FIU को। अगला क्वेश्चन है, कैश केप्ट इन करेंसी चेस्ट बैंक ब्रांच इज द प्रॉपर्टी ऑफ। जो करेंसी चेस्ट है वो किसकी प्रॉपर्टी है, कुल मिला के ये इस क्वेश्चन का मतलब। कैश केप्ट इन करेंसी चेस्ट, आपको हिंदी में बता देता हूँ मैं, जो करेंसी चेस्ट है वो किसकी प्रॉपर्टी है, बैंक की है, आरबीआई की है, पब्लिक की है, ये जीओआई की है, किसकी प्रॉपर्टी है। बोलते हैं ना हमारे बैंक की करेंसी चेस्ट है, हम बोलते हैं कि हमारे बैंक की करेंसी चेस्ट है, लेकिन जो करेंसी चेस्ट है वो किसी बैंक की नहीं होती। वो ऑप्शन नंबर 2 जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी करेंसी चेस्ट है सब आरबीआई की होती है। और सबसे ज़्यादा करेंसी चेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरे भारत में। और मैंने ये भी बताया था कल वाली क्लास में कि टोटल इंडिया में कितने करेंसी चेस्ट हैं। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो आपके लिए होमवर्क है, आपने ये बताना है कि इंडिया में कुल कितनी करेंसी चेस्ट है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगला क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ क्लेम अंडर कोपरा। कोपरा की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर पब्लिक एक्ट 1986। कि जो कोपरा के तहत अगर आप क्लेम फाइल करते हो तो उसका टाइम पीरियड कितना है। उसका टाइम पीरियड लिखा है मैंने 24 महीने, यानी 2 साल, 6 महीने, 12 महीने और 5 साल। तो इसका आंसर है 24 महीने में आप इसको क्लेम कर सकते हो। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर लोन्स अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। सबसे पहले बता देता हूँ मैं, जब प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम आई थी, ये आई थी जो रेहड़ी ठेले वाले हैं ना, उनके लिए आई थी। और ये जो स्कीम आई, इसकी बात बताऊँ मैं, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है, रेहड़ी ठेले के लिए आया, ये 3 बार मिलती है। 10,000, 20,000 कुछ ऐसे इसकी लिमिट होती है। तो इसका पीरियड टाइम है 1 साल। अगर आपने 1 साल में अपना रुपए जब डिपॉजिट करा दिए, फर्स्ट वाला, जैसे आपने 10,000 रुपये लिए या 1,00,000 रुपये लिए, 20,000 रुपये लिए, जितने रुपये भी आपने लिए, और आपने 1 साल में उसको जमा करा दिया, तब आपको दूसरा वाला, तो दूसरे वाले रुपए मिलेंगे। आपने फिर दूसरा वाला जमा करा दिया, फिर तीसरे वाले, ऐसे ऐसे इसको डिपॉजिट किया जाता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही था। और अब मैं लास्ट में ये बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक ये चीज़ तो बताई नहीं कि हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्लास का क्या सही लग रहा है या सही नहीं लग रहा है। क्योंकि आप अगर हौसला बढ़ाएंगे तो ज़रूर हम आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार तो हैं, तो आप तो कोई लाइक नहीं कर रहा है, बस देखे जा रहे हैं वीडियो को। इतने सिंपल और साधारण लैंग्वेज में वीडियो बनाई जा रही है। और टेलीग्राम पे अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे भी MCQ अलग अलग टाइप के डालता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। और आप आगे बताना कि आपको क्या चाहिए, आपको आपको वही पढ़ाया जाएगा। और इस टैगलाइन को हमेशा याद रखना, जब तक आपका गोल हासिल नहीं हो जाता, ये वाला गोल आपका हो जाता है, तो हमारे को मैसेज ज़रूर करें कि सर हमारा गोल पूरा हो गया है। ये अब की बार क्लर्क पार। और वीडियो आपको 10:30 बजे मिल जाएगा। वीडियो डेली 10:30 बजे मिल जाएगा। तो फिर हम दुआ करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे और आप अच्छी तैयारी करो। आज थोड़ा क्लास लंबी हो गई, और जो भी गलती हुई होगी तो माफ़ करना। और जो होमवर्क दे रखा है उसको ज़रूर मेरे को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।